बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो BSc फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में MCQ प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में दोस्तों हमने 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का मॉडल पेपर कंडक्ट किया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप सबको बहुत ही हेल्प देगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन से आपका प्रश्न है, Which of the following cell organelle is absent animal cell and present in a plant cell? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित है और पादप कोशिका में मौजूद है। तो पहला ऑप्शन है सेल वॉल। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप कोशिका में ये मौजूद होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज कंटेन DNA? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में DNA नहीं होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, लाइसोसोम, या फिर क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि दोस्तों इनमें से DNA किस में नहीं होगा, तो लाइसोसोम में DNA नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में DNA नहीं होता है। बाकी अगर बात करें नाभिक में, न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर DNA उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेल वॉल? कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा एक सत्य है? अब इस कथन को आपको पढ़ना होगा। पहला यहाँ पर दिया गया है कि द सेल वॉल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ लिपिड, यानी कि कोशिका जो भित्ति है वो मुख्य रूप से लिपिड से मिलकर के बनी है। तो ये सत्य कथन है। ठीक है, ये क्या एक कथन सत्य है? जल्दी से बताइए कि जो सेल वॉल है वो लिपिड से मिलकर के बने हैं, तो बिल्कुल ये असत्य कथन है। ठीक है, दूसरा है कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से स्टार्च से बनी है, तो यह भी मुख्य जो है असत्य कथन है, क्योंकि कोशिका भित्ति स्टार्च से मिलकर के नहीं बनी है। और ना ही कोशिका भित्ति, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, तो ये भी आपका असत्य है। यहाँ पर सत्य होगा कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए करेक्ट है, इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रू अबाउट थ्योरी? कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको इसमें से ध्यान रखना योग्य बातें ये है। पहला है कि द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई ऑफ फंगी। तो ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है। अगला है द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस। तो ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, जो सेल थ्योरी होती है वो कभी भी अप्लाई वायरस पर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणसूत्र के बारे में सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है, पहला ऑप्शन ये है कि इट इज़ प्रेजेंट विथ द न्यूक्लियस, यानी कि ये नाभिक के भीतर मौजूद होता है। दूसरा है इट कैरी जेनेटिक जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस, यानी कि ये जीन धारण करता है और वंशानुक्रम में मदद करता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि इट कंपोज्ड ऑफ DNA फ्रॉम द क्रोमेटिन एंड प्रोटीन, तो ये भी इसका सत्य कथन है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव, तो इसमें ऑल ऑफ अबव आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये सभी आपके स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली बंद अंगक है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है रिक्तिका, जिसे ओकोल्स कहते हैं। दूसरा है गोल्जी पार्चस
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑल ऑफ एबव। तो इनमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी सही उत्तर हैं। एकल झिल्ली के सभी क्या है, बंधक जो है एक प्रकार के अंगक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है और पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपका पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है सेंट्रियोसोम, गोल्गी बॉडी या ऑल ऑफ एबव। तो इनमें कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी ये सभी क्या हैं, जंतु, ये सभी कोशिका अंग कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और पौधों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें से नाभिक, सेंट्रियोसोम, गोल्गी निकाय ये सभी जो है अनुपस्थित होते हैं। बाकी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में क्या होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कोशिका अंग जंतु के मौजूद होता है और इनमें से डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड कोशिकांग में नहीं है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्बियानी रिंग आर फाउंड इन, बल्बियानी रिंग आर फाउंड इन, पहला ऑप्शन यहाँ पर है हेट्रियोसोम या फिर लैम्प बुश, क्रोमोसोम, ऑटोसोम या फिर आपका डी ऑप्शन दिया गया है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बल्बियानी वलय पाए जाते हैं वो पॉलीटीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिस स्ट्रक्चर टेंड्स टू द वीनस ऑलवेज ड्यूरिंग द मियोसिस एंड मिटोसिस। यह संरचना अर्धसूत्री विभाजन और माइटोसिस के दौरान हमेशा लुप्त हो जाते हैं। प्लास्टेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, आपका इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं ये अर्धसूत्री और माइटोसिस के दौरान हमेशा लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, न्यूक्लियस और परमाणु झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रियोसोम डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन दिस फेज। इस चरण में सेंट्रियोसोम का दोहराव होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एस फेज में, हमेशा एस फेज में सेंट्रियोसोम डुप्लीकेशन क्या करता है, इसका दोहराव करता है। इसी चरण में एस फेज में, एस चरण में सेंट्रियोसोम दोहराव करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न आपका कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, द चेक पॉइंट इज आल्सो नोन एज द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। चेक पॉइंट को प्रतिबद्ध बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपका जो G1 चेक पॉइंट है, G1 चेक पॉइंट को प्रतिनिधि बिंदु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूक्लियोसाइड कंटेंस, जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार ये रिपीट होता है दोस्तों। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने इस टाइप के प्रश्न आप लोगों ने खूब दिए होंगे। एटीपी से क्वेश्चन आता था, न्यूक्लियोसाइड से आता था, ठीक है, डीएनए आरएनए। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ए शुगर, ए बेस शुगर, बेस फास्फेट, बेस शुगर फास्फेट या शुगर फास्फेट। तो चलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या कंटेन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान रखेंगे कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस चीनी यानी कि बेस शुगर कंटेन करता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी इज ए। एटीपी क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन है या फिर न्यूक्लिक एसिड है। तो आप ध्यान रखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड इज। न्यूक्लियोटाइड में मौजूद शर्करा जो अणु हैं वो क्या हैं, ट्रियोज
या फिर टेट्राओज, पेंटोज या हेक्सोज। तो इनमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटोस। शुगर, द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड इज पेंटोस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए इज। आरएनए में प्यूरिन बेस पाया जाता है साइटोसिन में, थायमिन में, गुआनिन में या फिर यूरेसिल में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो प्यूरिन बेस होता है वो हमेशा गुआनिन, प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए इज गुआनिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। नाभिक की संरचना क्या है? तो पहला है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, या ऑप्शन बी है डबल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है नॉन मेम्ब्रेन, या ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ एबव। तो नाभिक की संरचना जो होती है वो ध्यान रखना कि डबल झिल्ली बाउंडेड ऑर्गेनल का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ध्यान रखिएगा कि जो गुणसूत्र का सिद्धांत था वो सटल और बोवेरी ने इस गुणसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेक्स लिंकेज डिसीजेस। निम्नलिखित में से किसे लिंग संलग्न रोग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लुकेमिया या अल्जाइमर या फिर दर्दमता या रंग अंधापन। तो इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। इनमें से लिंग संलग्न रोग किसको कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर करेंगे, आप अपने अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सभी लोग, आप सबको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट देने का प्रयास कीजिएगा जो भी आपके अनुसार इसका आंसर लगता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया गुणसूत्र के जो सिरे होते हैं उनको उपग्रह कहलाते हैं। गुणसूत्र के सिरे क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। क्या ये कथन सत्य है गुणसूत्र के सिरों के बारे में? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुणसूत्र के सिरे सेंट्रियोमियर कहलाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तीसरा है गुणसूत्र के सिरे टेलोमेरस कहलाते हैं। तो आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, द एंड ऑफ द क्रोमोसोम आर कॉल्ड टेलोमेरस। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो गुणसूत्र के सिरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टेलोमेरस कहा जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? जल्दी से सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कितने पेयर? वन पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम। किसने, वो कौन से फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया? तो आपको ध्यान रखना है होमिस्टियर। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस डिटरमाइंस। क्या दिया गया है कि टेस्ट क्रॉस का निर्धारित करता है? जो टेस्ट क्रॉस है वो निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि क्या दो लक्षण जुड़े हुए हैं या नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि क्या F2 पौधे का जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी है क्या दोनों प्रजातियां सफलतापूर्वक प्रजनन करेगी या नहीं, या डी दिया गया है एक जीन में एलील्स की संख्या। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो हमेशा क्या निर्धारित करता है? वो निर्धारित करता है F2 पौधे का जीनोटाइप। इस वजह से ऑप्शन बी सही होगा, द जीनोटाइप ऑफ F2 प्लांट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाई। प्रमुख पौधे का जीनोटाइप निर्धारित किया जा सकता है। तो जो प्रमुख पौधे होते हैं उनका जो जीनोटाइप है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? तो टेस्ट क्रॉस के द्वारा, वो टेस्ट क्रॉस के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस इज ए, टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि क्रॉस बिटवीन टू रिसीव्स होमोजाइगोट्स, ठीक है, यानी दो अप्रभावी समयुग्मों के बीच का क्रॉस। ऑप्शन बी यहाँ पर है कि प्रमुख होमोजिगोट्स और हेट्रोजिगोट्स के बीच का क्रॉस, या ऑप्शन सी है दो F1 संकर के बीच का संकरण, या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कह रहा है कि F1 संकर और अप्रभावी होमोजिगोट के बीच का क्रॉस। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, एक F संकर और प्रभावी होमोजिगोट के बीच का क्रॉस आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स इज ड्यू टू, दो जीनों के स्वतंत्र वर्गीकरण की कमी का कारण क्या है? तो इसकी कमी का जो कारण है उसे लिंकेज है, क्रॉस ओवर, माफ कीजिएगा, लिंकेज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लिंकेज, ठीक है। दो जीनों के स्वतंत्र वर्गीकरण की जो कमी का कारण है वो लिंकेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ये पे दिया गया है कि इसमें से XY लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि नेटिल स्टीवंस ने XY गुणसूत्र की खोज की थी। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका अगला प्रश्न, इन दिस प्लांट सेक्स डिटर्मिनेशन वाज द फर्स्ट स्टडी, इस पौधे में सबसे पहले लिंग निर्धारण का अध्ययन किया गया था, ठीक है। इसमें से आपका 4 पौधों के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको पहचानना है कि सबसे पहले जो माफ कीजिएगा लिंग का निर्धारण किया गया था, लिंग निर्धारण के अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया था, वो कौन सा पौधा था? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मेलेड्रियम वो पौधा था जिसमें सबसे पहले लिंग निर्धारण का अध्ययन किया गया था। ऑप्शन 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस टेक्निक कैन बी यूज फॉर द डिटेक्ट द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऑफ एन अनबॉर्न बेबी, इस तकनीकी या किस तकनीकी का उपयोग अजन्मे बच्चे के गुणसूत्र असामान्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, अल्ट्रासाउंड, CAT स्कैनिंग, या ऑप्शन डी दिया गया है एमनियोसिटेसिस, ठीक है। तो इनमें से जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखेंगे कि हम एमनियोसिटेसिस के द्वारा अजन्मे बच्चे के गुणसूत्र में असामान्यता का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रूण का लिंग निर्धारण निर्भर करता है, जो भ्रूण है उसका लिंग किस पर निर्भर करता है? माँ की उम्र पर, अंडे की प्रकृति पर या शुक्राणु की प्रकृति पर? तो ये निर्भर करता है शुक्राणु की प्रकृति पर। जो भ्रूण का लिंग है वो निर्भर करता है शुक्राणु की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बॉडीज आर फाउंड इन फीमेल विथ XX क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि XXX गुणसूत्र वाली महिला में इतने संख्या में जो वर्म होते हैं वो शरीर पाए जाते हैं, 4, 3, 2 या 1। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आप लोग सही आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 3, ठीक है। 3, यहाँ पर 3 संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था कि थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज पुट फॉरवर्ड बाई, जो थ्योरी थी लिंकेज की वो किसके द्वारा फॉरवर्ड की गई थी? तो आप ध्यान रखेंगे वो मॉर्गन के द्वारा। मॉर्गन ने लिंकेज थ्योरी को प्रपोज किया था। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कि द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड वाज मेड बाई, पहला कृत्रिम पौधा संकर किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड है वो बनाया गया था किसके द्वारा? थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा। थॉमस फेयरचाइल्ड ने पहला कृत्रिम पौधा संकर तैयार किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन ब्रीड व्हाइट व्हीट इज, सामान्यतः रोटी गेहूं है, सामान्यतः
रोटी गेहूं इनमें से कौन सा है? गेहूं की प्रजाति दी गई है, इनमें से आपको सामान्यतः रोटी के लिए जो गेहूं का है वो कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे एलोहेक्साप्लोइड। एलोहेक्साप्लोइड जो है वो सामान्यतः रोटी गेहूं है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है इन हेक्साप्लॉइड प्लांट 2n=42 द बेस क्रोमोसोम्स नंबर x। यहाँ पर हेक्साप्लॉइड पौधे में 2n=42 है, तो इसका आधार गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो कितना होगी ये बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, 7 यानी बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो हेक्साप्लॉइड पौधे हैं जिसमें 2n=42 है, जिसका आधार गुणसूत्र की जो संख्या है वो 7 होगी, इस वजह से बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि कोलिचिन इंड्यूस द पॉलीप्लॉइड बाई। कोलिचिन पॉलीप्लॉइड की प्रेरित करता है कोशिका विभाजन को रोकने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिया गया कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना या स्पेंडल गठन को रोकना, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि गुणसूत्र का आकार दोगुना करना। तो इनमें से ध्यान रखेंगे स्पेंडल गठन को रोकना, जो कोलिचिन पॉलीप्लॉइड प्रेरित करता है वो स्पेंडल गठन को रोकना प्रेरित करता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज द डोरॉफ जीन हाई प्रोटीन एंड द लाइसिन परसेंटेज इन व्हीट। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं के उच्च प्रोटीन और हाई प्रतिशत वाले बौने जीन का वाहन करता है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कल्याण, एक प्रकार का प्रजाति है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा गेहूं का। अगला क्वेश्चन है प्लांट ब्रीदिंग इज पादप प्रजनन है एक प्रकार की ये कला है या एक प्रकार का विज्ञान है? तो पादप प्रजनन एक प्रकार आर्ट और साइंस दोनों के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, बोथ ए एंड बी दोनों, एक कला और एक विज्ञान दोनों हैं प्लांट ब्रीदिंग। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज। संकरण का उत्पाद क्या कहलाता है? तो संकरण का जो उत्पाद होता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन आर केस्ड ड्यू टू। उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आपको ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि उत्परिवर्तन जो होता है वो आधार अनुक्रम में परिवर्तन के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चेंज इन द बेस सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रॉसेस बिटवीन द प्लांट ऑफ द सेम वैरायटी ए कॉल्ड इज। के यहाँ पर दिया गया है कि इनके बीच में एक ही किस्म के पौधे जो होते हैं, क्रॉस बिटवीन यानी कि एक दूसरे के बीच में जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो सेम वैरायटी के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ध्यान रखेंगे, उनको हम कहते हैं इंट्रावेरियल प्लांट। इंट्रावेरियल प्लांट इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन है सूरजमुखी की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। आपको बताना है सूरजमुखी की उत्पत्ति मानी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे यूएस ही सूरज की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टिम्स फ्रॉम द फ्लावर बड ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड। संकरण के दौरान, क्वेश्चन है कि संकरण के दौरान पुष्पकली के जो पुंकेसर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम नपुंसकता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मक्का का विकास हुआ है। मक्का का विकास कहाँ से हुआ है आप सबको बताना है। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका से विकास हुआ है किसका? मक्का का। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ एंथ्रस फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स इज कॉल्ड। पुष्पकलियों के पराग कोषों को हटाना क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से सभी लोग बताइएगा। इसको कहा जाता है दोस्तों नपुंसकता कहा जाता है, पुष्प की नपुंसकता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नपुंसकता का एक भाग है क्लोनल चयन, बड़े पैमाने पर चयन, संकरण या फिर शुद्ध रेखा चयन।
तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण नपुंसकता का एक भाग है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि छोटे से अवलोकन की संख्या उससे बड़े अवलोकन की संख्या के समान है, तो मझला, तरीका या अर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है मझला से छोटे, जो मझला से छोटा है वो अवलोकन की संख्या उस बड़े अवलोकन की संख्या के समान होती है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया गया है कि डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। मझला, चतुर्थक यानी कि क्वार्टिलेस या मीन या नन ऑफ एबव। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग बताइए भैया। तो इनमें से जो सही चतुर्थक, जो क्वार्टिलिटी है यानी चतुर्थक जो है वो डेटा को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 23, 45, 87, 40 एंड 50। तो इसका जो माध्य निकालने की, माध्य और माध्यिका, इसका निकालने का एक फार्मूला है कि टोटल जो नंबर है स्पेसीज यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब इनको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे 23 प्लस 45 प्लस 87 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है, अपान अब कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज एंड टोटल नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ टोटल नंबर एंड नंबर ऑफ स्पेसीज, ठीक है। ये आपका माध्यिका निकल जाएगी। तो जब आप इसकी माध्यिका निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 49 टोटल इसका माध्यिका निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीन, निम्नलिखित में से कौन सा माध्य की विशेषता है? तो माध्य की जो विशेषता है वो माध्य से विचलन का योग जो होता है वो शून्य होता है। तो ये भी आपका सत्य कथन है। यह वर्ग विचलन के योग को न्यूनतम करता है। सी है कि अत्यधिक स्कोर को प्रभावित करता है और डी दिया गया उपरोक्त के सभी। तो इनमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। ये माध्य की विशेषता है, ये सभी माध्य की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि परसेंटाइल डिवाइडेड ए सीरीज इनटू, जो प्रतिशतक है वो श्रृंखला को विभाजित करता है। तो प्रतिशत जो है वो किस में विभाजित करता है? ध्यान रखेंगे 100 बराबर भाग में। प्रतिशत एक श्रृंखला को 100 बराबर भाग में विभाजित करता है, इसीलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100, ठीक है। तो प्रत्येक का 100, तो प्रतिशत एक श्रृंखला को प्रत्येक 100 भाग में 100 बराबर भाग में विभाजित करता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 इक्वल पार्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली। इनमें से कौन से डायग्राम का यूज़ हम वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली के लिए करते हैं? तो यहाँ पर पाई चार्ट, बार ग्राफ या हिस्टोग्राम। तो ध्यान रखिएगा हिस्टोग्राम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यहाँ पर दिया गया था स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज, मानक विचलन का वर्ग क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो मानक विचलन का वर्ग होता है वो क्या होता है? वेरियस होता है। क्या होता है? वेरियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेंज इन द रिमेन्स वर्ड, जिसमें दिया गया है कि प्रदिश यानी कि वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में रेंज के अनुप्रयोग का एक उदाहरण होगा। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव, मौसम पूर्वानुमान या गुणवत्ता नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में रेंज के जो अनुप्रयोग का एक उदाहरण है वो शेयर की में कीमत का जो उतार चढ़ाव है वह भी है, मौसम का पूर्वानुमान भी है और गुणवत्ता नियंत्रण, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है द शटर विद इन ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज द हाई ऑन ए साइट इंडिकेट, वितरण के भीतर बिखराव को प्रत्येक पक्ष पर अधिक है, जो इंगित करता है, क्या इंगित करता है? डेटा की उच्च एकरूपता को या फिर डेटा की
आउटलियर को या फिर डेटा की एक रूपता को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वितरण के जो भीतर बिखराव है जो प्रत्येक पक्ष से अधिक है वो इंगित करता है कि डेटा के आउटलेयर को। ऑप्शन 20 में आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो हैबरलैंड्स को प्लांट टिश्यू कल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हैबरलैंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज ऑफ। द्वितीय मेटाबोलाइट्स के उत्पादन के लिए किसके उपयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेल निलंबन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के उत्पादन के लिए। ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर ए थैलस टू डिफ्रेंशिएट आर। कैलस के अंतर करने के लिए आवश्यक हार्मोन्स की जो जोड़ी है उनको क्या कहा जाता है। तो उनको ध्यान रखिएगा, कहा जाता है ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कल्चर्ड टू ऑब्टेन द हैप्लॉइड्स प्लांट। अंकुरित पौधे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका संवर्धन किया जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अंकुरित पौधे को प्राप्त करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर संपूर्ण परागकोश का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से किस वेक्टर का उपयोग फसल सुधार और फसल प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का प्रयोग हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग फसल सुधार और फसल प्रबंधन के लिए करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस द एपिकल डोमिनेंस। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि हार्मोन्स शीर्ष प्रभुत्व उत्पन्न करता है। तो इनमें से आपका पहला उत्तर है एथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन या फिर गिबरेलिन। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये वृद्धि हार्मोन शीर्ष का प्रभुत्व उत्पन्न करता है, इस वजह से सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है दोस्तों कि साइब्रिड्स का निर्माण होता है, साइब्रिड्स आर प्रोडक्टेड बाई। तो साइब्रिड्स का निर्माण कैसे होता है। साइब्रिड्स का जो निर्माण होता है वो एक प्रजाति के केंद्रक होते हैं। साइब्रिड्स जो होते हैं वो एक प्रजाति के केंद्रक लेकिन दोनों मूल प्रजातियों के कोशिका द्रव्य हैं। ऑप्शन ए में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पेसीज बट साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द प्रेजेंट स्पेसीज। ओके, ऑप्शन ए में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स इज द कंपोस्ट ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सिंथेटिक मीडिया हो जाएगा। सिंथेटिक मीडिया जो है वह मीडियम को कंपोस्ट ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला प्रश्न है अंकुरित पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन है कि अंकुरित पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्या प्राप्त किया जाता है, एथर संस्कृति अंकुरित पौधों से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्लांट टिश्यू कल्चर द कैलस टिश्यू आर जनरेटेड इनटू कंप्लीट प्लांटेड बाय द अल्टरिंग द कंसंट्रेशन। यानी इन प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस टिश्यू को सांद्रण में परिवर्तन करके एक पूर्ण पौधे में तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, शर्करा के द्वारा, हार्मोन के द्वारा या अमीनो एसिड के द्वारा या विटामिन और खनिज के द्वारा। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मोन, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, हार्मोन। इन प्लांट टिश्यू कल्चर द कैलस टिश्यू इज जनरेटेड इनटू ए कंप्लीट प्लांट बाय द अल्टरिंग द कंसंट्रेशन हार्मोन। ओके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
कल्चर टू ऑब्टेन द हैप्लॉइड प्लांट, अंकुरित पौधे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका संवर्धन किया जाएगा? तो इनमें से किसका संवर्धन करेंगे? भ्रूण, नाभिक, शिखरकली या संपूर्ण परागपुष्ट का? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण परागपुष्ट, जिसे क्या कहते हैं? इंटायर एंथर कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अंकुरित पौधे प्राप्त करने के लिए हम संपूर्ण परागपुष्ट का संवर्धन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज यूज इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से किस वेक्टर का उपयोग फसल सुधार और फसल प्रबंधन में करते हैं? तो इनमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का प्रयोग हम फसल सुधार और फसल प्रबंधन के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस द एपिकल डोमिनेंस? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन, शीर्ष का प्रभुत्व उत्पन्न करता है? तो इसमें आप ध्यान रखना है कि ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन वृद्धि हार्मोन्स के शीर्ष प्रभुत्व उत्पन्न करता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। चलिए इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जेल में वोल्टेज लगाने के, जल में अगर हम क्या करें वोल्टेज लगा दें तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रोड, पिपेट या सूक्ष्मदर्शी या थर्मोसाइकर्स? तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए सिंपल्स आर द यूजली मिक्स विथ ए लोडिंग डाई बिफोर लोडिंग इनटू द जेल टू। जेल पर लोड लगाने से पहले डीएनए नमूनों को आमतौर पर लोडिंग डाई के साथ मिलाया जाता है। दृढ़ता ये क्या करती हैं? दृढ़ता को बढ़ा देती हैं, या फिर डीएनए संरचना बदलें, या प्रवासन गति बढ़ाएं, या ज़्यादा गर्म होने से रोकें? तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा दृढ़ता क्या करेंगे? दृढ़ता को बढ़ाएंगे। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज द बफर ऑफ द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इस। एग्रोस जेल विद्युत कण संचालन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बफर इनमें से कौन सा है? तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है ट्राइस एसीटेट EDTA, ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए? तो इसमें हो जाएगा ट्राइस एसीटेट, जिसे EDTA कहते हैं या TAC कहते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः विद्युत कण संचालन के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला बफर है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि एथिडियम ब्रोमाइड इज ए फ्लोरोसेंट डाई कॉमनली यूज टू। एथिडियम ब्रोमाइड का फ्लोरोसेंट डाई है, जो एथिडियम ब्रोमाइड है वो क्या है? फ्लोरोसेंट डाई है, जिसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है दाग प्रोटीन के लिए, स्टेन प्रोटीन के लिए, स्टेन लिपिड के लिए, स्टेन न्यूक्लियस के लिए, या फिर स्टेन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्टेन न्यूक्लिक एसिड के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड दाग। एथियम ब्रोमाइड एक प्रकार का फ्लोरोसेंट डाई है, जिसका उपयोग हम आमतौर पर न्यूक्लिक एसिड दाग के लिए करते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द DNA बैंड इन द जेल कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग। जेल में DNA बैंड का उपयोग करके कल्पना की जा सकती है UV लाइट की, वाइट लाइट की, इंफ्रारेड लाइट की या एक्सरे लाइट की। तो हम वहाँ पर UV लाइट की कल्पना कर सकते हैं। जेल में DNA बैंड का उपयोग करके हम UV लाइट की कल्पना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया द PCR टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। PCR टेक्निक तो थी वो किसके द्वारा डेवलप की गई थी? जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा दोस्तों। PCR टेक्निक के बारे में उत्तर करना है। तो पहला दिया गया है कि कोहलर के द्वारा, या अल्टमैन, या मुलिस्टीन, या कैरी मुलिस। तो आपको ध्यान रखना है कैरी मुलिस ने PCR टेक्निक का संवर्धन किया था, यानी उन्होंने दिया था, डेवलप किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इनमें से कौन सी है? तो
एक डीएनए प्रवर्धक तकनीकी है। जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है वो क्या है, वह एक डीएनए प्रवर्धक तकनीकी है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ डीएनए एप्लीकेशन टेक्निक। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द एक्यूरेट फिट द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए सटीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला दिया गया है ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन आर ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन आर द कॉल्ड थर्मल साइकिल, यानी स्वचालित जो पीसीआर मशीन है उनको थर्मल साइकिलर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, ये सही कथन है। अगला है कि एक थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपका कथन सटीक है। सी दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि मिलियंस ऑफ बॉयलेंस ऑफ डिजायर डीएनए कॉपी कैन, डीएनए के माइक्रोग्राम मात्रा से लाखों से अरबों वांछित डीएनए प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और डी दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि थर्मस एकेटिक इज द सोर्स ऑफ, पहला दिया गया है बेंट पॉलीमरेज या फिर प्राइमेज एंजाइम, या ऑप्शन सी है टाक पॉलीमरेज, या डी दिया गया है बोथ ए एंड सी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा जल्दी से, आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए दोस्तों। आप सबके द्वारा इसका आंसर देना है। आपके पास 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय है और जल्दी से आप बताने का प्रयास कीजिए। तो इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, टाक पॉलीमरेज। ठीक है, जो टाक पॉलीमरेज है वो थर्मस एकेटिक्स का स्रोत है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो एक प्रकार का थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि प्राइमर्स यूज टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर। पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाने वाला जो प्राइमर है वो कौन सा है। तो वो ध्यान रखिएगा कि उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। पॉलीमरेज श्रृंखला पूछा गया कि पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया के लिए जो उपयोग किया जाने वाला प्राइमर है वो कौन सा है। तो वो एकल फंसे डीएनए ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डज नॉट अलाइनिंग ऑफ डीएनए एंड प्राइमर टेक्स प्लेस। क्वेश्चन है कि डीएनए और प्राइमर की एनीलिंग की किस तापमान पर होती है। तो ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जब भी बात हो डीएनए और प्राइमर की, तो इनकी जो एनीलिंग होती है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर यूज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है उसका उपयोग किया जाता है। तो उसका हम उपयोग आमतौर पर कहाँ करते हैं, ध्यान रखना इस बात को कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर का उपयोग करते हैं एमआरएनए ऐसे टेम्पलेट टू फ्रॉम डीएनए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि सीडीएनए बनाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में आरएनए का प्रयोग। ओके, माफ कीजिएगा डीएनए का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, एमआरएनए एज ए टेम्पल टू फ्रॉम डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक श्रृंखला अभिक्रिया का अनुप्रयोग है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि साइट डायरेक्टर म्यूटोजेनेसिस है, इसको साइट निर्देशित उत्परिवर्तन कहते हैं। साइट
निर्देशित उत्परिवर्तन ये अभिक्रिया का अनुप्रयोग है चयन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें क्या पूछा गया है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक या जनक कौन है। तो ध्यान रखना कि जब भी बात हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आप इनमें से कौन सा उत्तर करेंगे, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं दोस्तों वो कौन है, वो है जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो किससे संबंधित है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य। तो पहला ऑप्शन है टू सॉल्व द आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। क्या ये लक्ष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शाखा का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वैज्ञानिक कारण निकालना, तो ये भी कथन गलत है। तीसरा है कि विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को व्याख्या करना, तो यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, टू एक्सप्लेन द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इज द। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है। तो ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे टेक्स्ट एनालिटिक एंड NLP कहते हैं। ठीक है, यही एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा एक प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है। लर्निंग AI एजेंट, गोल बेस्ड AI एजेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है कि यूनिटी बेस्ड AI एजेंट। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा डी ऑप्शन, यूनिटी बेस्ड AI एजेंट जो है वो एक प्रकार का प्रकार नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, इस वजह से डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, एकता आधारित AI एजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो इनमें से प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो पर्ल रही है। पर्ल जो है वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, बाकी जावा, प्रोलॉग और LISP ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, लेकिन पर्ल भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय द डेनियल ब्रोबो दिया गया है। ठीक है, ब्रोबो, डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नाम क्या था। तो जो डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, उस सिस्टम का जो नाम था वो था सिस्टम जिसे स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, सिस्टम नोन एज स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, और ये आपके एग्जाम में रिपीट होगा, कई बार ये पूछा जा चुका है। सिस्टम नोन एज स्टूडेंट कैपिटल लेटर में रहेगा। यही डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम था जिसका ये नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डज द बायरेशियन नेटवर्क प्रोवाइड। ठीक है, नेटवर्क इसमें क्या प्रोवाइड करता है, बायरेशियन नेटवर्क जो है वो इनमें से प्रोवाइड करता है पार्शियल डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमेन, या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम, या कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोमिनेंट नेम, या फिर नन ऑफ मॉनिटर्ड। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डोमेन। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध जो प्रमाणीकरण में कुल संख्या है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या आप ध्यान रखिएगा 2 है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्वल टू 2। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वीक एआई। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से वीक एआई है, कमजोर एआई इनमें से कौन सी है? तो पहला है कि द स्टडी ऑफ मेंटल फेलियर्स यूजिंग द मेंटल मोड्स इम्प्लीमेंटेड ऑन ए कंप्यूटर। कमजोर एआई का कार्य क्या है? कंप्यूटर पर लागू मानसिक मॉडल का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन, ये कमजोर एआई है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 बिग आइडिया ऑफ एआई। इनमें से 5 बिग आइडिया एआई का कौन सा है? बग क्या है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनमें से कोई पूछ लिया जाता है कि इनमें से ये बताइए कि 5 बिग आइडिया जो है वो एआई के कौन से हैं। तो इनमें से पहला तो हो जाएगा यहाँ पर कि प्रीसिपिटेशन, ह्यूमन एआई इंटरेक्शन, सोशल इम्पैक्ट या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव, डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द सीडी रोम वाज द प्रिपेयर्ड एंड मेड। सीडी रोम कब बन करके तैयार हुई थी? तो आप ध्यान रखिएगा 1985 में। 1985 में सीडी रोम बन करके तैयार हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए बग। बग क्या है? तो बग एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एरर इन एक प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में एक प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 9960 इज रिलेटेड विथ। जो ISO 960 है वो किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डेटा CD रोम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी CD रोम पर डेटा इनकोडिंग के लिए मानक है। ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज द फास्टेस्ट फॉर्म। यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि सूचना जो पुनः प्राप्ति सबसे तेज है वो फ्लॉपी डिस्क से है, हार्ड डिस्क से है या चुंबकीय टेप से है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे तेज अब जो वर्क कर रहा है वो हार्ड डिस्क कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CDSIS में CD वर्णमाला का जो मतलब है वो क्या है? तो CD वर्णमाला में जो इसका मतलब है दोस्तों वह है कंप्यूटरीकृत दस्तावेजीकरण। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय के लिए CDSIS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को के द्वारा ये विकसित किया गया था। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स इज एन। जो यूनिक्स है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नेटवर्क है। तो ध्यान रखिएगा जो यूनिक्स है वो क्या है? एक प्रकार का मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है मेरे दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर बियर द इंट्रोड्यूस इन द ईयर। माइक्रो कंप्यूटर किस वर्ष पेश किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा 1980 में माइक्रो कंप्यूटर पेश किया गया था। ठीक है, 1980 में माइक्रो कंप्यूटर पेश किया गया था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ENBIS स्थित है। जो ENBIS है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग बताइएगा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि ISDS स्टैंड फॉर। ISDS का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सीरियल डेटा सिस्टम, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीरियल डेटा सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज ERNET स्टैंड फॉर। ERNET जो है वो किसके लिए स्टैंड होता है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क कहते हैं। ERNET को क्या कहते हैं? ER से क्या हो जाएगा?
ई से हो गया एजुकेशन, आर से क्या हो गया रिसर्च और NET से क्या हो गया नेटवर्क हो गया। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ERNET का अर्थ क्या है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क यही अर्थ है ERNET का। ओके, तो इतने प्रश्न दोस्तों आज थे जो इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप सबके लिए लाते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कल की क्लास में भी हम इसी प्रकार के प्रश्न लेकर के आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि INFL IBNET वाज डेवलप्ड इन द ईयर, यानी कि ये कब डेवलप किया गया था। तो ध्यान रखना इसमें दोस्तों कि ये डेवलप किया गया था 1986 में डेवलप किया गया था INFL IBNET। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संक्षिप्त नाम पूछा गया है NICNET का अर्थ इनमें से पूछा गया है। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। अब इसको N फॉर क्या होता है नेशनल, I फॉर क्या होता है इंफॉर्मेटिक्स और C फॉर सेंट्रल और NET फॉर नेटवर्क। तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है MARC सेकेंड वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर, MARC सेकेंड को किस वर्ष पेश किया गया था। तो इसमें से 1967 में ये पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों कि UUNET स्टैंड फॉर, जो संक्षिप्त नाम बताना है किसका, UUNET का। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है यूनिवर्सिटी यूजर नेटवर्क। क्या है, U फॉर यूनिवर्सिटी, U फॉर यूजर और NET जो लास्ट में है वो है नेटवर्क, आगे का NET जोड़ दिया जाता है। तो U फॉर यूनिवर्सिटी और U फॉर यूजर, तो यूनिवर्सिटी यूजर नेटवर्क UUNET का संक्षिप्त नाम है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है TLMS स्टैंड फॉर, TLMS किसके लिए है, इसका अर्थ क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि T टोटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, T फॉर टोटल, L फॉर लाइब्रेरी, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम, कुल पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली। हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे टोटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये अर्थ होता है TLMS का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसे क्या कहते हैं DVD का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये 1997 में, सन 1997 में DVD इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल वीडियो डिस्क DVD की शुरुआत की गई थी। तो इसी में आप ध्यान रखेंगे 1997 में DVD का जो है प्रतिपादन या शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में दोस्तों 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हमने इस क्लास में सम्मिलित किया था, जो आप सबके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम 100+ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर के सम्मिलित होंगे। प्लेलिस्ट में दोस्तों प्रत्येक यूनिट के जो टॉप रिपीटेड प्रश्न हैं उनकी यूनिट बाय यूनिट मैंने वीडियो बना दी है, तो प्लेलिस्ट से जा करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्प देगा आपको आने वाले एग्जाम में। ओके, तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सभी PDF प्राप्त कर सकते हैं क्लास की। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।